डेप्रिसिएशन जो चैप्टर शुरू हुआ है उसमें एक लेक्चर कराया गया, मतलब कल यस्टरडे हुआ, जिसमें थ्योरी कॉन्सेप्ट बताया गया आपको अबाउट डेप्रिसिएशन क्या होता है। तो डेप्रिसिएशन मींस द रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ टैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स एक्सेप्ट लैंड। Depreciation is operating expenses. Depreciation is what? An operating expenses, but it is non-cash expenses. Non-cash means what? कि it is not going to pay to anyone. It is just reduce the value of tangible fixed asset. Okay. अब इसमें हम लोग जैसे लास्ट में देखे थे कि what when we doing accounting for depreciation, we must keep some important points in mind. First of all, अकाउंटिंग में हमें रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट, यानी कोई भी चैप्टर्स हम पढ़ रहे हैं तो हमें रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट को ध्यान रखने हैं, ठीक है ना। अब रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट में हमने आपको बताया कि मॉडर्न अप्रोच होता है और एक आपका ट्रेडिशनल अप्रोच होता है। तो हम लोग वहां पर पूरा डिस्कस नहीं करने वाले कि ट्रेडिशनल क्या होता है, मॉडर्न क्या होता है, बिकॉज वी ऑलरेडी नो अबाउट इट। तो यहाँ पर हमने जस्ट ये बताया कि जो डेप्रिसिएशन में डेप्रिसिएशन चार्ज एसेट्स पे होता है, तो एसेट्स और डेप्रिसिएशन का क्या रिलेशन बनता है वो समझना है, ठीक है ना। यहाँ कोई लायबिलिटी की बातें नहीं करनी है। तो एसेट्स जब बढ़ेगा तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और एसेट्स अगर घटेगा तो क्रेडिट करेंगे। अब एसेट्स बढ़ने का रीजन क्या हो सकता है, तो एसेट्स अगर हम परचेज किए तो एसेट बढ़ जाएगा, और एसेट्स अगर हम बेचते हैं प्रॉफिट पे, तो प्रॉफिट का मतलब ज्यादा वैल्यू पे बेचना, तो वो बढ़ा हुआ वैल्यू है तो वह भी डेबिट होगा। एसेट्स घटने का रीजन क्या हो सकता है, डेप्रिसिएशन चार्ज होना, सेल करना या लॉस होना। उसी प्रकार हमने एक्सपेंसेस के फॉर्म में बनाया कि डेप्रिसिएशन इज द एक्सपेंसेस, और एक्सपेंस को हम डेबिट करते हैं, और एक्सपेंस हमारा नॉमिनल अकाउंट होता है। कौन सा अकाउंट होता है, नॉमिनल। हमें और भी ध्यान रखने हैं डेट ऑफ परचेज ऑफ एसेट्स, डेट ऑफ परचेज ऑफ एसेट, जिसको हम एक्विजिशन भी, परचेज को क्या कहते हैं, एक्विजिशन भी कहते हैं, या बाई करना। बाई तो इजी है, जानते हैं। एक्विजिशन यानी क्वेश्चन में अगर लिख रहा है कि मिस्टर एक्स एक्वायर द मशीनरी ऑन 5 जनवरी, ऐसे लिख देता है, तो एक्वायर का मतलब खरीद लेना ही होता है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम लोग मेथड्स की बात करेंगे कि मेथड्स में हमें ये ध्यान रखना है कि मेथड्स, तो सीबीएसई जो 11th का आपके सिलेबस में है, तो 2 मेथड पढ़ने, ऐसे मेथड बहुत सारे होते हैं, वो हम लिखवा देंगे आपको। तो 2 मेथड पढ़ने, इसमें एक स्ट्रेट लाइन मेथड, एसएलएम शॉर्ट में कहते हैं, और स्ट्रेट लाइन मेथड का दूसरा नाम है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। ये क्या होता है लेटर डिस्कस करेंगे। और सेकंड है आपका रिटेन डाउन वैल्यू मेथड, WDV मेथड, कोई दिक्कत नहीं। और इसके 2 और नाम है। हर सवाल में सिर्फ WDV लिखेगा ऐसा नहीं है, कोई सवाल में बोल देगा डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड क्या होता है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो रिटेन डाउन का मतलब घटते हुए, डिमिनिशिंग मतलब भी घटते हुए, और रिड्यूसिंग मतलब भी घटते हुए। ये क्या होता है, कैसे करते हैं, वो डिस्कस करेंगे। चौथा पॉइंट हमको ध्यान रखना है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, के डेप्रिसिएशन का रेट क्या है। कुछ चीजें और हमें ध्यान रखना है। व्हेन द, या इसको लेक्चर 2 में हम लोग ऐड ऑन कर लेते हैं। बातें नहीं करिए प्लीज, बातें नहीं करिए। लेक्चर 2 अरे बात क्यों कर रहे हो, सिर्फ पढ़ाई की बातें करनी है और हमसे सवाल पूछने हैं। 12, 12, 24 5th पॉइंट बनाएंगे। व्हेन द डेट, आगे फिल कर लीजिए, इसमें बैठ जाइए, इसमें बैठ जाइए, आगे से बैठ जाइए, आगे से बैठ जाइए। व्हेन द डेट ऑफ acquisition of assets, when the date of acquisition of assets is not given, जब एसेट्स परचेज करने का डेट मेंशन नहीं हो, देन depreciation will be charged on assets for
year. क्या मतलब हुआ, समझ में आया? कि जब हमने एसेट्स खरीदा और एसेट्स खरीदने का डेट जो है वो गिवन नहीं हुआ, तो आप अब कब कितने समय का, 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने, 3 महीने या नहीं, तो पूरे साल भर का हम उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। जैसे एग्जांपल समझिए, मिस्टर एक्स एक्वायर्ड a machinery for ₹1 lakh and he charged depreciation at the rate of 15% per annum. Then depreciation is equals to cost of machine. फॉर्मूला क्या बनेगा? कॉस्ट ऑफ मशीन इनटू रेट ऑफ डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाई 100। 1 लाख रुपए का मशीन है, 15% रेट है और इसको डिवाइड करेंगे कितना से? 100 से। कितना वैल्यू हो जाएगा? 15,000। तो पहला ध्यान रखना है कि अगर डेट मेंशन नहीं है तो हम फुल ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट, when the word per annum is not mentioned in rate of depreciation, when the word नहीं mention किया, when the word per annum is not mentioned in the rate of depreciation, then depreciation will be charged at flat rate। फ्लैट रेट मतलब पूरा जैसे 10% दिया हुआ है, कोई भी डेट हो पूरा 10% निकाल लेना है। जैसे समझो, समझ गया। मिस्टर एक्स एक्वायर अ मशीनरी on 1st July 23 for ₹1 lakh। He charged depreciation at the rate of 15%. Calculate the value of depreciation for the year ended 31st March 2024। समझ गया तुम सर?
एक एग्जांपल यहाँ था और एक एग्जांपल यहाँ है, दोनों में थोड़ा फर्क है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मिस्टर एक्स एक्वायर्ड अ मशीनरी फॉर 1 लाख एंड ही चार्ज डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 15%। यहाँ वर्ड क्या लिखा हुआ, पर एनम। तो यहाँ पर एनम मेंशन है, मतलब टाइम बेसिस अप्लाई होगा, लेकिन टाइम बेसिस अप्लाई तब होगा जब डेट ऑफ एक्विजिशन मेंशन होगा। तो यहाँ पर हिडन क्या है, डेट ऑफ एक्विजिशन। तो यहाँ पर मैं क्या कॉन्सेप्ट लिखा कि जब डेट ऑफ एक्विजिशन नहीं दिया रहे तो डेप्रिसिएशन फुल ईयर का चार्ज कर लो, पूरे साल भर का, ठीक है ना। तो वहां परिणाम से परिणाम दिया हो या ना दिया हो डायरेक्ट निकाल दो। और मशीनरी की वैल्यू 1 लाख रुपए है, तो कॉस्ट ऑफ मशीनरी इनटू रेट ऑफ डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय 100, 1 लाख इनटू 15/100, डेप्रिसिएशन का वैल्यू कितना हो जाएगा, 15,000। कोई दिक्कत नहीं है। 6th पॉइंट क्या कहता है, यहां देखिए, व्हेन द वर्ड पर एनम इज नॉट मेंशन, मतलब कि जैसे यहाँ पीए लिखा हुआ है, अब ये नहीं लिखा, सिर्फ 15% लिखा रहे हैं, ठीक है। तो व्हेन द वर्ड पर एनम इज नॉट मेंशन इन द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, देन डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज एट फ्लैट रेट। फ्लैट रेट का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि हम वहां पर डेट ऑफ एक्विजिशन या नंबर ऑफ मंथ्स को कंसीडर नहीं करेंगे। जैसे मान लो 1 अक्टूबर को कोई खरीदा एसेट्स, तो आपने क्या सीखा कि 1 अक्टूबर का खरीदे तो 1 अक्टूबर से हम चलेंगे मार्च तक, तो 6 महीना बनेगा, 6 महीने का निकालेंगे। तो आप किसी भी डेट को खरीदो, आप स्टार्टिंग में खरीदो, मिड में खरीदो, कभी भी खरीदो, और पर एनम वर्ड रेट में मेंशन नहीं है, तो उस केस में पूरा फ्लैट रेट यानी 15% डायरेक्ट निकाल देंगे। हमको 9/12 6/12 करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल, अब इसी एग्जांपल को हमने थोड़ा सा यहाँ पर एलोबरेट किया है। यहाँ पर मेंशन, यहाँ डेट मेंशन नहीं था, यहाँ डेट मेंशन है, यहाँ पर एनम मेंशन था, यहाँ पर एनम मेंशन नहीं है। तो क्या लिखता है, मिस्टर एक्स एक्वायर, एक्वायर मतलब क्या हुआ, एक्वायर करना, बाई करना। अब मशीनरी ऑन 1 जुलाई 23, ये कौन सा फाइनेंशियल ईयर है, 23-24 है। बट 23-24 के आपने कहीं ड्यूरिंग द पीरियड कभी लिया, बिगिनिंग में तो नहीं लिया, तो 1 जुलाई को हमने लिया, ठीक है। 1 लाख रुपए का ये कॉस्ट ऑफ मशीनरी है, ही चार्ज डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 15%। परिणाम नहीं लिखा हुआ है। अब लिखता है कैलकुलेट करना है द वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर एंडेड 31/24। अब इसमें एक ट्रैप है, ट्रैप ये कि डेट दिया हुआ है, तो बच्चे क्या करेंगे, 1 जुलाई से 31 मार्च चलेंगे, तो 1 जुलाई से 31 मार्च चलेंगे तो 9 मंथ्स आ जाएगा। तो वो डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट, अब लिखेंगे नहीं, कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1 लाख इंटू 15/100, और उन्होंने देखा कि 9 मंथ्स हो गया, तो 9/12 ये अप्लाई कर देंगे फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला जब अप्लाई करेंगे तो कितना वैल्यू आ जाएगा, कैलकुलेट करके बता सकते हैं, 11,000। क्या ये सही है, नहीं, ये रॉन्ग, ये गलत है। 15,000 है। क्यों गलत है, बिकॉज यहाँ पर वर्ड पर एनम मेंशन्ड नहीं है। क्यों गलत है, बिकॉज अभी लिखेंगे नहीं, द वर्ड पर एनम इज नॉट मेंशन। तो डेप्रिसिएशन निकलेगा कैसे, सीधा 15,000 हो जाएगा। हाँ सीधे डेप्रिसिएशन 1 लाख इंटू 15 डिवाइडेड बाई 100 कितना आ जाएगा, 15,000। ये सही है। हाँ समझे कि नहीं समझे, पहला नहीं समझे तो कॉन्सेप्ट आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। हमने क्या बोला कि जब रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया रहे लेकिन पर एनम वर्ड नहीं दिया रहे, तो वहां पर हमको डेट से मतलब नहीं है, नंबर ऑफ मंथ से मतलब, फ्लैट रेट डायरेक्ट कोई भी वैल्यू हो उससे 15% हो, सीधा 15% निकाल दो। 9/12 8/12 6/12 करने की जरूरत नहीं है। तो हमने यहाँ पर एनम नहीं दिया, तो रॉन्ग मेथड क्या है, अगर 9/12 कर लेते हैं आप, क्योंकि 9/12 बिकॉज जुलाई में खरीदे आप, तो जुलाई से मार्च 9 मंथ्स होता है, तो ये करेंगे तो गलत हो जाएगा, बिकॉज पर एनम वर्ड मेंशन नहीं है। सर अगर पर एनम रहता तब ये सही होता और ये गलत हो जाता, अगर पर एनम वर्ड रहता तब ये सही होता और ये क्या हो जाता, गलत हो जाता। डेप्रिसिएशन चैप्टर है, ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन, एक मिनट बोलिए। अब मशीनरी सर अगर फरवरी में ही खरीद लेता, आप मार्च के 1 तारीख खरीदिए, फरवरी
आप मार्च 1 तारीख को खरीदी, 1 महीना के लिए मशीन आपने खरीदा, अब पार्ट नंबर नहीं है, पूरा साल भर का लगेगा। समझ गए? इवन तो आप मार्च में खरीदा, 1 महीना पहले खरीदा या उसी दिन खरीदा, आप उसी दिन खरीदा, उस फाइनेंशियल में खरीदा, पूरे साल भर लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नोट करिए, क्वेश्चन तो लिखे होंगे आप लोग। चलिए अब यहां तक देखो, टॉप पॉइंट बाय पॉइंट जो अभी तक पढ़ाया गया, मतलब जो भी पढ़ाया गया क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। यानी हम आपसे हर बार पूछ रहे हैं इसलिए बिकॉज आगे थोड़ी सी परेशानी क्रिएट हो सकती है, इसलिए वो दिक्कत ना हो, इसलिए बेसिक्स आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा। अब एक कॉन्सेप्ट हम लोग ध्यान देंगे, एक कॉन्सेप्ट पे ध्यान देंगे। होप सो आप लोग में से कुछ बच्चे जानते होंगे और ये मैंने बताया भी होगा, क्योंकि उस कॉन्सेप्ट का यहां पर यूज है। वो कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट्स ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। कोई सुना है कैपिटल वर्ड? हाँ अभी जस्ट सुने आप, इससे पहले नहीं सुने क्या? रेवेन्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैन एनीवन एक्सप्लेन? कैपिटल गुड्स पे जो मतलब खर्चा होता है। देखिए इस कॉन्सेप्ट का थोड़ा यूज यहाँ पर होने वाला है, बिकॉज जैसे अब इसको हम पहले आपको एग्जांपल के तौर पे समझाते हैं, ध्यान समझिएगा। यहाँ पर मिस्टर ए है, ठीक है, ये प्रोप्राइटर है। प्रोप्राइटर वर्ड किस बिजनेस के नेचर में यूज होता है? सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में। अगर आप पार्टनरशिप बिजनेस यूज करते हैं तो पार्टनरशिप प्रोप्राइटर वर्ड यूज नहीं होता है, क्या यूज होता है? पार्टनर, ठीक है ना। तो ओनरशिप की हमेशा जो वर्ड है ना, जैसे ओनरशिप में चेंज होते हैं, कंपनी में प्रोप्राइटर वर्ड यूज नहीं होता है, शेयर होल्डर यूज होता है ना। तो ये ध्यान रखना है कि कहां पर हमें कौन सा वर्ड। अब प्रोप्राइटर वर्ड हमने इसलिए यूज किया है बिकॉज आप 11th में प्रोप्राइटरशिप के अकाउंटिंग को सीख रहे हैं, ठीक है, कंपनी के अकाउंटिंग को आप अभी नहीं सीख रहे हैं। तो मिस्टर ए अगर प्रोप्राइटर है, अब प्रोप्राइटर का मतलब है कहीं ना कहीं ये बिजनेसमैन होगा, किसी बिजनेस को चला रहा है। यहां पर एक ऑर्गेनाइजेशन है मान लो ये XYZ लिमिटेड है। अब ये बताइए क्या है ये प्रोप्राइटरशिप वर्ड, प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है, पार्टनरशिप है, कंपनी है, HUF है, ज्वाइंट वेंचर है, LLP है, क्या है बताए होंगे ये। अब ये अकाउंट्स नहीं, BST में बताया होंगे। ये क्या है? कंपनी है, ठीक है। तो मिस्टर एक्स जो है वो गया कंपनी XYZ के पास, वहां से वो एक मशीनरी खरीदता है। क्या खरीदता है? मशीन खरीदता है। मशीन की वैल्यू है 3,70,000 रुपए। कितनी वैल्यू है? 3,70,000 रुपए। इसकी ये परचेज कॉस्ट है। परचेज कॉस्ट का मतलब कि जो इनवॉइस बना है, ध्यान सुनिएगा, प्रैक्टिकली हर चीज बता रहे हैं कि कैसे मार्केट में काम होता है, ध्यान सुनिएगा, बातें नहीं प्लीज। XYZ लिमिटेड से उसने 3,70,000 रुपए का एक मशीन खरीदा, उसको एक इनवॉइस बिल मिल गया। इनवॉइस बिल मतलब उसको टाइटल मिल गया, उसमें एक्स प्रोप्राइटर का मेंशन किया। अब ये बताओ कि जो प्रोप्राइटर से बिजनेस का जो प्लेस ऑफ बिजनेस है और ये जो कंपनी जहां से वो खरीद रहा है उसका प्लेस ऑफ बिजनेस है, क्या सेम लोकेशन में होगा? ऑब्वियसली नॉट। अब मान लीजिए कि ये जो बिजनेस है ये पटना की है, ये इसका प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ है? पटना है। और इसका जो प्लेस ऑफ बिजनेस है मान लेते हैं कहां पर है? मुजफ्फरपुर, ठीक है। अब क्या है कि ये मशीन तो पटना से डिलीवर होगा, तो पटना से डिलीवर होकर कहां पर आएगा? मुजफ्फरपुर आएगा। तो ये जो है इसको क्या बोलेंगे बता सकते हैं? ये जो रास्ता है इसको क्या बोलते हैं अकाउंटिंग वर्ड में? ट्रांजिट वर्ड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? ट्रांजिट। अब बात ये हो रही है कि सर पटना से मुजफ्फरपुर आया तो इसमें इसको क्या लगेगा?
फ्रेट, जिसको हम कैरेज भी कह सकते हैं। हिंदी में होता है। किसी का फोन रिंग पे साइलेंट हाँ, अच्छा बात है सर। उसको फ्रेट लगेगा। सपोज करिए जो मशीन 3, हाँ अब यहाँ देखिए मशीन 3 लाख की है, उसमें उसको 20,000 का फ्रेट लग गया। कैपिटल ठीक है, इन ट्रांजिट। ये मशीन कहाँ पर आ गया? मुजफ्फरपुर। मतलब अपने शोरूम पे आ गया है। हाँ, तो लगाने में 10,000 लग गया। अब ये मशीन जब आ गया तो ये मशीन को अब क्या किया जाएगा? लगाया जाएगा, इंस्टॉलेशन किया जाएगा, प्लस उस पे हो सकता है कि अनलोडिंग लोडिंग क्या है तो भेज दिया जाएगा। हाँ हाँ, मान लो इस पे उसको खर्चा हो गया 10,000 है। 10,000, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, मशीन यूज, मशीन यूज जब हम पटना में मशीन खरीदे, हाँ यहाँ लोडिंग वगैरह हुआ होगा तो क्या मशीन का यूज यहाँ शुरू होगा कि इंस्टॉलेशन के बाद शुरू होगा कि इंस्टॉलेशन से पहले शुरू होगा? बाद, इंस्टॉलेशन के बाद। हाँ यानी मशीन व्हेन पुट टू यूज, ये वर्ड याद रखिएगा। पुट टू यूज का मतलब होता है मशीन को अब आपने इस्तेमाल करना शुरू किया। याद ध्यान रखिएगा, डेट ऑफ परचेज और डेट ऑफ पुट टू यूज सेम नहीं हो सकता है और हो भी सकता है। मान लो कि हम लोकल मार्केट से मशीन खरीदे और उसको पुट टू यूज कर दिए। मान लो कार आपने खरीदा पटना में, वहीं से आपने पुट टू यूज कर लिया, ये तो हो सकता है क्योंकि कार तो आपको सब कुछ तो वो बन के ही आता है ना। लेकिन मशीन के केस में कोई मशीन नहीं खरीद रहे जिसको हम डिलीवर करवाए, फिर वहां पर हम 2 दिन के बाद उसको इंस्टॉल करवाए, इंस्टॉल में 2 दिन 4 दिन समय लग गया। हो सकता है कि 1 महीना लग गया, बड़ा बड़ा प्लांट में समय लगते हैं ना। तो उस केस में डेट ऑफ एक्विजिशन और डेट ऑफ पुट टू यूज सेम नहीं हो सकता। तो अब यहाँ बात आती है कि जब पुट टू यूज कर रहे हैं तो पुट टू यूज से पहले सिर्फ परचेज का कॉस्ट ही इनकर नहीं हुआ, उससे पहले उसके प्रोसेसिंग में भी खर्च हुए, जैसे फ्रेट, कैरेज हो गया, लोडिंग अनलोडिंग, लेबर का पेमेंट, इंस्टॉलेशन का चार्जेस। तो अब यहाँ जो वर्ड है कि सर 3,70,000 सिर्फ मशीन की, अपनी मशीन की कॉस्ट है, 20 लाख फ्रेट है और इंस्टॉलेशन वेजेस में हमको 10,000 लग गया। अब मेरा एक सवाल बनता है कि टोटल मशीन को पुट टू यूज तक लाने में कितना टोटल खर्चा हो गया? 4 लाख। 4 लाख रुपया। तो 20,000 जो फ्रेट का है और 10,000 जो वेजेज का है या इंस्टॉलेशन का है, क्या उसको हम मशीन का पार्ट माने कि ना माने? मानेंगे। जब मशीन पुट टू यूज हो गया, 6 महीना चला, उसके बाद उसमें कुछ फॉल्ट आ गया, उसको हम रिपेयर करवाते हैं, उसमें 5,000 खर्चा होता है। प्लीज, पुट टू यूज के बाद 6 महीना चला, ऑपरेशन में रहा, उसके बाद उसमें कुछ फॉल्ट आ रहा है, उस फॉल्ट को ठीक करने में हमको 5,000 रुपया इंजीनियर को देने पड़ गए। वो 5,000 का मशीन के पार्ट में जोड़ेंगे कि उसको अलग मानेंगे? अलग। उसको हम मशीन के पार्ट में नहीं जोड़ेंगे, उसको हम अलग मानेंगे। अब ये सर अलग मानेंगे और जोड़ेंगे, इसका कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है? यही कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर और एक होता है कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मींस द एक्सपेंडिचर which does not create in the value of fixed assets. Revenue expenditure is the expenditure which are debited to the profit and loss account. But the word capital expenditure related to the capital assets and it will be the part of the assets. Yes, Or those capital expenditure will be shown in the balance sheet, not in the PL account. अब बैलेंस शीट क्या होता है जानते हैं और PL अकाउंट क्या होता है जानते हैं? तो बैलेंस शीट में जो एसेट साइड होता है उसमें जो भी एसेट्स है, these all assets are capital expenditure. कैपिटल मतलब आपने लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए खर्च किया, आपने जो फ्रेट दिया, आपने इंस्टॉलेशन किया, ये डेली का खर्चा, रेगुलर खर्चा नहीं है। रेगुलर खर्चा रिपेयर, क्योंकि रिपेयर तो हम जनरली होते रहेगा आपका। आप एनुअल मेंटेनेंस करवाएंगे, AMC होता है ना, ये हर साल आप रिपेयर करवाते हैं वगैरह वगैरह, आप उसका सर्विसिंग करवाएंगे, तो वो रेवेन्यू खर्चा माना जाएगा। वो खर्चा जो है वो एसेट्स का पार्ट नहीं होगा। लेकिन जो वन टाइम खर्चा है, या सर सपोज करिए सेकेंड हैंड मशीन खरीदते हैं या सेकेंड हैंड कार खरीदते हैं, उसको हम मॉडिफाई करवाते हैं, उससे मेजर एक्सपेंडिचर करते हैं, तो जो मेजर एक्सपेंडिचर करवाए तो उससे एसेट्स का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा? इंप्रूव कर जाएगा।
जब एसेट्स का एफिशिएंसी इंप्रूव कर जाए या उस एसेट्स का लाइफ बढ़ जाए तो जितने भी खर्च उस पर किए गए हैं वो भी किसका पार्ट माना जाएगा, एसेट्स का माना जाएगा। वो रेगुलर खर्चा नहीं है क्योंकि मॉडिफिकेशन आप रेगुलर नहीं करते। लेकिन मान लो कि कार की मिरर टूट गई, कार का टायर पंचर हो गया तो उस पर खर्चा करते हैं। ड्राइवर को आप सैलरी दे रहे हैं तो वो खर्चा हो रहा है, पेट्रोल डला रहे हैं वो खर्चा हो रहा है, कोई डेंटिंग पेंटिंग करवा रहे हैं वो खर्चा हो रहा है, तो रेगुलर खर्चा है, तो उसको हम कार का पार्ट नहीं मानेंगे, वो रेवेन्यू पार्ट माना जाएगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो डेली का खर्चा माना जाएगा, रेगुलर, कोई दिक्कत नहीं है। अब सर यहाँ पर अरे किसी का फोन साइलेंट करो ना भाई, रिंग पे है तो। अब यहां पर बात ये आ रही है कि सर क्या इसका कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, एकदम अप्लाई होगा। सवाल कैसे लिखेगा, मिस्टर ए परचेज ऑफ मशीनरी फॉर ₹3,70,000। प्लीज सुनिए ध्यान से, मिस्टर ए परचेज ऑफ मशीनरी फॉर ₹3,70,000। ही ऑल्सो स्पेंड मतलब खर्च करना। ही ऑल्सो स्पेंड ₹20,000 ऑन फ्रेट एंड 10,000 ऑन इंस्टॉलेशन। वो नहीं बोलेगा कि 4 लाख मशीन का वैल्यू है, आपको अपना कॉन्सेप्ट अप्लाई करने हैं। 4 लाख एंड ही चार्जेस डेप्रिसिएशन एट रेट ऑफ 10%, 15%, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन। So then you have to charge depreciation on the full amount up to the date of put to use. यानी those expenditure incurred on the assets, those expenditure incurred on the assets up to the date of put to use. यानी यूज करने से पहले, यानी घर बनवा रहे हैं या मान लो हमने कोई पुराना घर खरीदा, उसको हमने 50 लाख रुपया दिया, उस घर में हमको प्रॉपर मॉडिफिकेशन करवाना है, करवा सकते हैं ना, हमको टाइल्स लगवाने हैं, कुछ बहुत सारे रिनोवेशन करवाने हैं, उस पर हमको 15 लाख रुपए लग गए, तो 15 लाख घर का पार्ट होगा कि नहीं होगा? क्या 50 लाख हम घर का पार्ट मानेंगे? नहीं, 65 लाख, क्योंकि गरीब प्रवेश हम 65 लाख खर्च करने के बाद करेंगे ना। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए कैपिटल का मतलब क्या हुआ, अब लिख सकते हैं इसको। बनाना पड़ेगा। हाँ सब सर मानिए सर ट्रांजिट के बाद चोरी हो गया तो 3,90,000 रुपये लग गया, तो इंश्योरेंस करवाए होंगे तो 3,90,000 पे क्लेम करेंगे? नहीं, जब एसेट्स आपके पास आया ही नहीं तो डेप्यूटेशन चार्ज होगा ही नहीं, तो 3,90,000 पे क्लेम करेंगे। वो आपके वही वो मतलब कि 4 लाख रुपए का मशीन 390 हो गया, ठीक है, और हम रास्ते में ही चोरी हो गया और इंश्योरेंस हम करवाए थे और इंश्योरेंस कंपनी हमको 3 लाख देती है, सपोज करते हैं, ठीक है, तो 3 मेरा एक्चुअल लॉस कितना हुआ, तो 90,000 पीएल में डाल देंगे सीधा। लॉस ऊपर क्या कर दिए?
तो इसी का एक एग्जाम्पल बनाएंगे, लिखिएगा जिसका हो गया आगे लिखो। मिस्टर एक्स परचेज a machinery पीछे वाला सब हल्ला करता है, उसको आगे बिठा दिया। on 1st July। तुमको आगे बैठाते हैं, क्या है उसका भी रीजन है। जुलाई 2024। 23 from XYZ Limited for rupees 3,70,000 and spent rupees 20,000 on freight and rupees 10,000 on its installation. He charge depreciation at the rate of 10% per annum. Calculate the value of depreciation and value of machinery after charging depreciation for the year ended 31st March 24। इस एग्जाम्पल को लिखिए और कोशिश करिए बनाने की, देखिए बनता है नहीं बनता आप लोग। परचेज के डेट से निकाल। आकाश बनाया आकाश किस किस का बन गया, कितना डेप्रिसिएशन 30,000। क्या यहाँ पर आप पूरे पूरे साल भर का निकाले हैं कि टाइम बेसिस निकाले हैं? 9 महीने का निकाल दिए, क्या कारण था? ठीक है, और ये पीए नहीं लिखा रहता तो पूरा साल भर का निकल जाता। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले वैल्यू ऑफ मशीनरी फाइंड आउट करेंगे। 4 लाख परचेज वैल्यू प्लस फ्रेट। अब इसमें वैल्यू मशीनरी कैसे निकलेगा? परचेज वैल्यू प्लस फ्रेट प्लस इंस्टॉलेशन। परचेज वैल्यू है 3,70,000। 70,000। कोई शॉर्टकट बनाया तो ये मेंशन कर लो, कोई नहीं लिखा होगा सब लोग लिख लो। 3,70,000 ऐड फ्रेट 20,000 ऐड
इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस कितना था 10। टोटल कितनी आएगी 4 लाख बहुत भारी 4 लाख। डेप्रिसिएशन फ्रॉम जुलाई 1st July 23 to 31st March 24। कितना महीना होगा यहाँ पे 9 महीना 9 months। Therefore, depreciation is equals to 4 lakhs into 10 by 100 into 9 by 30 आ गया था। हाँ आ गया था तो विश्वास कर लेते हैं। इसमें 2 सवाल था कि डेप्रिसिएशन निकालिए और वैल्यू ऑफ मशीनरी आफ्टर चार्जिंग, डेप्रिसिएशन वैल्यू ऑफ मशीनरी आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन। और 4 लाख माइनस कितना 30,000 3,70,000 नोट डाउन कर लीजिए। चलो अभी बुक तो कल तक लाने की जरूरत नहीं है। बुक का यूज कब होगा मंडे से बताइए। सीधे मंडे सीधा अगले साल। और ये वही का सेम क्वेश्चन दिख रहा है वो तो सही है। हम लोग को लिखना पड़ेगा 25 का हम आज तक देखे ही नहीं 25 इसको सॉल्व करके बताओ। अच्छा चेंज करता हूँ क्या करूँगा क्वेश्चन लिख के